नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसी हमारी आपके पीछे से ज्योतिष पे चर्चा चली रही है और जब तक ईश्वर है तब तक ये चर्चा, अर्थात जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक ये चर्चा चलती भी रहेगी। तो पीछे अपनी चर्चा चल रही थी कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आत्मा कारक होता है। तो अपनी यात्रा सूर्य से शनि तक की समाप्त हुई। साथी ग्रह आत्मा कारक होते, उसमें राहु केतु को मैंने पहले ही बोला था नहीं गिना जाता, तो वो मैंने बता दिया। तो आइए आज एकदम नए विषय की ओर तक चलते हैं। आज बात करेंगे अधिभार योग की, जो चंद्रमा से बनता है। इसे चंद्रादि योग भी कहते हैं, अधिभार योग से ज्यादा प्रचलित है ये शास्त्रों में। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया उनसे प्रार्थना है कि कर लें, उससे हमें बल प्राप्त होता है। तो आइए आज देखिए, बोर्ड पे मैंने पहले घर में चंद्रमा लिखा है, छठे घर में बुध लिखा है, सातवें घर में गुरु लिखा है, आठवें घर में शुक्र लिखा है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बात आपको हमारी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, इस पे लोगों ने वीडियो बहुत बनाए, मैंने देखे भी हैं। और शास्त्र ने तो माफ किए, कभी कभी खराश कुछ सर्दी की वजह से ज्यादा हो जाती है, थोड़ा सहन कर लीजिए। तो इस पे वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखे भी हैं लोगों के, वो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने भी अच्छे ही बनाया, सही बनाया। तो ये जो योग है, राजयोगों की जो चर्चा होती है, ये भी राजयोग में आता है और श्रेष्ठ राजयोग देता है। तो जो राजयोग है, मैं ज्यादातर राजयोग वीडियो नहीं बनाता, थोड़ा बारीक ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान है आज के ज्योतिष का, समय का, उस पर मैं ज्यादा रहता हूं। लेकिन फिर भी वो जो राजयोग लिखे गए वो होते तो हैं, मगर उस पर थोड़ा आज का जो ज्योतिषाचार है उसको अपनी मति बुद्धि का थोड़ा तो खुद का भी विचार लगाना ही पड़ेगा। तो आइए आज उस पर बात करते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि चंद्रादि योग होता क्या है। चंद्रमा, हाँ चलिए समझाई देता हूं, तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से जब भी सारे शुभ ग्रह, शास्त्र में एक ही लाइन लिखी, उसका विवरण मैं दूंगा आपको, तो वो वर्तमान की ज्योतिषाचार को देना पड़ेगा। वो तो शास्त्रों में कहा गया है, तो बहुत ज्यादा चीजें लिखी गई हैं, तो वो हर चीज का बहुत गहराई से लिखने जाते हैं विस्तार पूर्वक, तो हर किताब 1000 पन्ने की हो जाती। तो और ये जो राजयोगों में आगे चर्चा भी करूंगा, आज से शुरू किया है, तो वो सब ऋषि पराशर ने ज्यादातर लिखे हैं और पुस्तकों में है। तो अधिभार योग जो है, चंद्रमा से जब भी सारे शुभ प्लेनेट, अब शुभ प्लेनेट 3 ही बचे, 3 हुए, बाकी जो कुछ क्रूर में आते हैं कुछ पापी हैं। तो बुध, गुरु और शुक्र, ये 3 प्लेनेट शुभ होते हैं। तो चंद्रमा से जब भी ये छठे, सातवें, आठवें चले जाते हैं, इस योग की सबसे जो पहली शर्त कहिए या पहली भूमिका जो होनी है वो ये है कि चंद्रमा से ये छठे, सातवें, आठवें होने चाहिए, तो अधिभार योग बनता है। तो शास्त्र ने एक लाइन बोला इसके बाद, जिसकी कुंडली में ये योग है वो राजा, ग्रहों के बलाबल अनुसार राजा, मंत्री, शासक, कर्नल, जनरल, बड़ा राजनेता या दूसरे और क्षेत्रों में बड़ी ऊंचाई पे जाने वाला, अर्थात श्रेष्ठ फल देने वाला, इस योग को कहा गया। तो क्या ऐसा वर्तमान में भी घटित होता है सबकी कुंडलियों? तो आइए जानते हो। देखिए, अब मैंने यहां चंद्रमा पहले घर में लिख दिया है, लग्न में, और यहां
लग्न ये पहला घर मान के चलिए आप, मैंने इसीलिए गिनती वो संख्या नहीं लिखी, वरना एक लिख दी जो लोगों को लगता है मेष लग्न की बात कर रहे, नहीं, ये पहला घर। तो पहले घर से ये छठे में मैंने बुध लिखा, सातवें में गुरु लिखा है, आठवें में शुक्र। तो ये तो चंद्रमा से एकदम श्रेष्ठ स्थिति हो गई कि 6, 7, 8 तीनों स्थानों में एक प्लेनेट चले जाए, मगर ऐसा होता नहीं, तो फल भी बदलते रहते। तो अब ये योग से ये राजयोग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब वो कुंडली में किसके कितना फलित होगा, और उसमें मैं लग्न की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि किसका कौन सा लग्न है, किसी भी लग्न का, ये योग है तो है, तो लेकिन बनेगा चंद्रमा से। अब ये मैंने पहले घर में लिख दिया तो यहां से बन सकता है, यहां 10वें घर में चंद्रमा आ जाए तो यहां से गिन लीजिए, तीसरे, 7वें, चौथे और पंचम स्थान जो प्लेनेट है, तो इससे भी 6ठे, 7वें, 8वें, अर्थात चंद्रमा से पूरी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठ जाएगा, तृतीय स्थान यहां से गिन लीजिए, 8वां ये और 8वां, 9वां और 10वां स्थान, तो इससे 6ठा, 7वां, 8वां। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा से आप गिनिए, मैं समझा इसलिए रहा हूं कि हर आदमी की कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही नहीं बैठा होगा, पहले घर में कहीं बैठा होगा, तो वहां से अगर 6, 7, 8 इन तीनों स्थानों में एक एक शुभ ग्रह चले गए हैं तो महान राजयोग देते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत कम कुंडलियों में मैंने पाया, इक्के दुक्के योग मैंने किशोर कुमार जो सिंगर है उनकी कुंडली में है कि तीनों स्थान के ग्रह चले गए, या एक आध की और भी मैंने देखा, शायद माधुरी दीक्षित की कुंडली में। लेकिन बाकी की कुंडलियों में ये योग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक स्थान पे ग्रह बैठे। अब जैसे किसी स्थान पे गुरु बुध हो गए, किसी स्थान पे 7वां स्थान खाली, 8वें स्थान पे शुक्र गुरु हो गए और 6ठे स्थान पे बुध बैठा, जब बुध और शुक्र इधर आ गए 6ठे स्थान पे, गुरु 8वें स्थान पे चला गया, तो तीनों प्लेनेट एक साथ 6, 7, 8 का योग बना ले तो बहुत अति श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन ये ऐसा पूरा होता नहीं। जनरली प्लेनेट कहीं 2, 6ठे स्थान में 2 बैठ जाएगा, 8वें में 2 बैठ जाएगा, या 7वें में बैठ जाएगा, तो एक दिन ये परिस्थितियां आपकी कैसी भी हो, ऊंचाई देता जरूर। तो अब ये सवाल ये है कि ऊंचाई देता है तो सबकी कुंडली में, बहुतों की कुंडली में होगा ही, फलित होना चाहिए, तो होता क्यों नहीं? नहीं, फलित होता है। अब उसमें कहां पेच कहां आता है? कुंडली आपकी जो है, ये योग तो लिखा है, बात सही। अब सवाल ये है कि उसमें चंद्रादि योग है आपकी कुंडली में, चंद्रमा से 6, 7, 8 शुभ ग्रह बैठे। मैंने स्थिति भी बता दी, कोई जरूरी नहीं कि एक एक करके बैठा हो, 6, 7, 8 में कहीं भी तीनों शुभ ग्रह होने चाहिए। किसी की कुंडलियों में 2 भी रहते हैं तो वो भी एक दिन फल देता है, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन वो कम, फिर कहा ना ग्रहों के बलाबल अनुसार कम ज्यादा हो जाता है। ये पहले इसलिए चार्ट कह दिया, ग्रहों के बलाबल अनुसार। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लेनेट कहां बैठे, उन्होंने कहा कि चंद्रमा से 6, 7, 8 में जिसके समस्त शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, वो ग्रहों के बलाबल अनुसार राजा, मंत्री, सेनापति, सेना नायक, आज की तारीख में कर्नल जनरल बनता है। तो उन्होंने तो कह दी बात। अब आपको अपना मति जो है वर्तमान की कुंडली देख के कुंडली का विश्लेषण करते वक्त वो बातों का ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या है? 6, 7, 8 प्लेनेट तो गए, तो 7वां तो चलिए एक बार लग्न को देखता है तो शुभ ग्रह कोई बात नहीं, लेकिन 6ठा, 8वां तो गया ना प्लेनेट, उसका जो कष्ट है वो आपको मिलेगा, वो कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ऊंचाई प्रदान होगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का तात्पर्य है जीवन में कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा, तो दिलाएगा और आपसे कंपटीशन भी करवाएगा। 6ठा स्थान कंपटीशन की तो प्रतियोगिता,
8वां गुप्त विधाओं का, आयु का है, वो सब बातें अलग। आज राज्यों की बात करो तो उसमें से राज्यों ये 8वें स्थान से क्या देखा जाता है, गुप्त विद्याओं का भी है। ज्ञानी पुरुष बनाता है वहां प्लेन बैठा, शुभ प्लेन, शुभ ग्रह। तो लेकिन बात कुछ यूं है कि जो इस योग को अगर जानना है, पूरी तरीके आपको समझना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हर लगन में चंद्रमा कहाँ का स्वामी है, गुरु कहाँ का स्वामी बनता है। हर लगन अलग अलग हो जाएगा। और उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, इस लगन में, इस योग में, कि गुरु की विशेष भूमिका हो जाती है। क्योंकि बुध और शुक्र की तो सीधी दृष्टि सप्तम, गुरु की 3 दृष्टि, सप्तम, पंचम और नवम। इसलिए इस योग में विशेष रूप से गुरु का ज्ञान और ध्यान रखना चाहिए। ये योग लिखा है तो फलित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, देर सबेर जब भी। और मैं पहले ही बताता रहा हूं, राजयोग बहुत सारे, काल है, चामर है, पंचमहापुरुष योग बोले जाते हैं, कलानिधि योग है, गजकेसरी योग है। अब ऐसे गिनाने जाओ तो योग में ही वीडियो निकल जाए। तो क्या वो होते हैं? नहीं, मैंने एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बताया था, वो जनरली पाया जाता है और फलित भी होता है। तो बाकी भी योग पाए जाते हैं मगर कम पाया जाता है। ये योग भी मिलता है कुल योग, लेकिन कम मिलता है कि चंद्रमा से सारे शुभ प्लेनेट, अर्थात बुध, शुक्र, गुरु, तीनों 6, 7, 8 स्थान पे चले गए। तो योग है तो ये फलित होता है, मगर इसको बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है। हर लग्न में ये अलग अलग फलदायक हो जाएगा और ऊंचाई का कारक अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि कहां गुरु बैठा है, कहां बुध बैठा है, कहां शुक्र बैठा है। 6, 7, 8 तो गए, मगर तीनों के घरों में परिवर्तन करने से हर आदमी के अलग अलग फल हो जाएंगे। ये विशेष बात है। इसलिए एक लाइन में कि राजयोग है तो है, मगर आप छटपटा रहे, हो ही नहीं रहा, तो वो कब फलित होगा? वो अच्छा जानकार ज्योतिषाचार्य आपको बता सकता है, क्योंकि उस पर उसका अध्ययन है। आपने तो खाली राजयोग सुन लिया और पढ़ लिया, जैसे मैं भी बता रहा हूं। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी हर वीडियो में समझाता हूं कि यथार्थ से दामन नहीं छुड़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, उसे वो धनी बताते रहते हैं और जिसमें करिश्मा हो जाएगा। नहीं नहीं, इससे करिश्मा होने लगता है तब तक तो भारत में कोई गरीब बचते ही नहीं, सारे रईस हो जाते। तो हर व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई योग अवश्य रहता है, इसमें कोई दो राय। लेकिन वो फलित कब होगा, कब उसके फल मिलेंगे, वो देखना अनिवार्य होता है। और उसके लिए बारीक बुद्धि चाहिए। रटंत विद्या से पूरा काम नहीं चलता है। शास्त्र ने कहा है तो उसके आगे एक ही योग थोड़ी है, कहा है उसके आगे भी तो बाकी प्लेनेट है। कौन सा लग्न है आपका, और किन घरों में गुरु गया है, बुध गया है, 6, 8 बार 6, 7, 8 में किन घरों में बुध शुक्र बैठा है, वो विशेष भूमिका उनकी अलग हो जाएगी। वो बारीक बातें देखने के बाद ही आपका पूरा राजयोग, अर्थात किस ऊंचाई तक ये आपको ले जाएगा, उस विषय पे बताया जा सकता है। तो आइए बाकी भी आगे मैं राजयोग जो शास्त्रों में कहे गए हैं तो उनकी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं पूरा ये राजयोग कह देना बड़ा आसान हो जाता है, उनकी बारीकियों को तो समझिए। पूरा एक जैसा कहा गया है वैसा बिल्ले लोगों को कुंडली मिलता है तो वो पहुंच के तो जाते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं पाया जाता योग, तो वो दिखते भी तो हैं। हमने एक दिन कह दिया किसी वीडियो में, भाई 2% लोग दुनिया चलाते, लोग नाराज हो गए। अरे मैं गलत नहीं कह रहा हूं यार, उस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। वही राजयोगों का विषय तो है, वो जिनमें एकदम स्पष्ट क्लियर रहता है जो लिखे गए हैं, तो वो वहां स्पष्ट क्लियर पहुंच जाता है। क्षेत्र कोई भी, मैं उसमें क्षेत्र की बात बाउंडेशन नहीं रख रहा हूं कि वो राजनीति में होगा, स्पोर्ट्स में होगा,
किस जॉब में होगा, किस ऊंचाई पे पहुंचेगा, व्यापार में होगा, वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। वो योग है तो पहुंच जाएगी, ये योग है तो आपकी कुंडली में, तो आप भी निश्चित एक दिन पहुंचेंगे। मगर कब पहुंचेंगे ये तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो बताएगा। तो आइए, आज हमने अधिभार योग की चर्चा की, और फिर मैं याद दिला देता हूं चलते चलते, ध्यान रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि लग्न में यहीं से, यहां से तो श्रेष्ठ हो ही गया, क्योंकि लग्नादि योग भी हो जाता है, उस पर भी बात करूंगा, लग्नादि योग भी इससे बनता है। तो लेकिन ये चंद्रमा कहीं बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, इससे चंद्रमा से 6, 7, 8 गिनिया, और 6, 7, 8 में तीनों एक एक बैठ गया तो श्रेष्ठ हो जाता है। अतिश्रेष्ठ नहीं भी है, कोई प्लेनेट 8वें स्थान पे 2 बैठे, 6ठे स्थान पे 1 बैठा है, 7वें स्थान पे 2 बैठ गया, 6ठे स्थान पे बैठा है, अर्थात 6, 7, 8 में होने चाहिए प्लेनेट। तो ये अतिभार योग बनता है, और ये श्रेष्ठ सारे शास्त्रों में कहा गया है, और फल भी देता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। उसका कारण अलग है, सब दृष्टियां शुभ हो जाती है ना चंद्रमा की, एक की लग्न पे, एक की 12वें, एक की द्वितीय, शुभ ग्रहों की। तो चंद्रमा सारे शुभ ग्रहों से प्रभावित रहता है, प्रभावित हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अब हाँ, अब क्या है, सारे शुभ ग्रह के साथ कोई क्रूर ग्रह भी बैठेगा, किसी के साथ राहु बैठ जाएगा, मंगल बैठ जाएगा। तो वही मैंने कहा ना, जब एक वीडियो में बोलने जाइए सारी बातें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोग देखते भी नहीं। तो अब कई क्रूर ग्रह भी बैठ जाएंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि यही शुभ ग्रह बैठेंगे, तो उनके फलों को अलग से देखना पड़ता है। मगर वो योग बना, कहने का तात्पर्य यह है कि वो अधिभार योग आपका बना, ये 3 शुभ ग्रह बैठने से। बाकी कुछ क्रूर ग्रह बैठ गए, किसी शनि बैठ जाएगा, किसी राहु बैठ जाएगा, किसी मंगल बैठ जाएगा, तो उनकी परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, उनके बारे में फिर थोड़ा और विस्तार से कहना पड़ेगा। तो आइए, आज मैंने अधिभार योग की चर्चा की, आगे मिलते हैं किसी नए विषय के लेकर, तब तक के लिए हमें नमस्कार का मौका दीजिए। जाते जाते मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। तब नमस्कार।